तो कहानी का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं बिचर वैन बेस्करविल को, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। अब ये बंदा बेस्करविल फैमिली का एक हाउंड था जो कि अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा लॉयल था, लेकिन बिचर पर झूठे इल्जाम लगा के और उसको धोखा दे के मौत की सजा दे दी जाती है। अब मरते वक्त बिचर एक कसम खाता है जिसमें वो कहता है कि अगर उसको एक और चांस मिल गया अपनी जिंदगी को दोबारा से जीने का तो ये ऐसी कुत्ते की जिंदगी कभी भी नहीं जिएगा। लेकिन तभी बिचर की आंख खुलती है जो कि अब एक न्यू बॉर्न बेबी बन चुका था। अब बिचर सोच रहा था कि ये वो कहाँ गया। उसको अपनी बॉडी हैवी फील हो रही थी और उसके आसपास बहुत ज्यादा शोर था। तो बिचर सोचने लगता है कि वो हेल पहुंच चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर बेस्करविल फैमिली का हेड आता है जिसका नाम था ह्यूगो ले बेस्करविल। अब ह्यूगो सभी बच्चों को देखता है जो कि रो रहे थे और ये चीज ह्यूगो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। लेकिन तभी ह्यूगो की नजर जाती है बिचर पे जो कि बिल्कुल भी नहीं रो रहा था और ह्यूगो को उसी वक्त बिचर में कुछ स्पेशल नजर आता है। लेकिन तभी ह्यूगो सारे बेबीज को कैडल ऑफ स्वर्ड्स में ले जाने का ऑर्डर देता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि बिचर की पिछली लाइफ में उसके मरने का सबसे बड़ा रीजन जो था वो यही आदमी था, ह्यूगो ले बेस्करविल। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्रैडल ऑफ स्वर्ड्स को। अब मैं तुम्हें ये समझाता हूँ कि क्रैडल ऑफ स्वर्ड्स है क्या। तो न्यूबॉर्न बेबीज को इस स्वर्ड्स के एक भूल भुलैया टाइप जगह में रखा जाता है और इन बेबीज को ये भूल भुलैया पार करके रिवर ऑफ साइटेक्स में जाना होता है। अब रिवर ऑफ साइटेक्स एक ऐसे रिवर है जो कि एक बेबी की बॉडी को स्टील का बना सकती है, उसको बहुत सी पावर्स दे सकती है। अब बिचर अपनी पिछली लाइफ में अपने सिबलिंग्स की वजह से इस रिवर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार उसे पता था कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने से सबसे पहले सटेक्स रिवर तक पहुंचा जा सकता है और वो यही करता है और सबसे पहले सटेक्स रिवर में कूद जाता है। अब बिचर इस रिवर में 7 मिनट्स तक रहता है और इसे अच्छी तरह एब्जॉर्ब करता है, लेकिन 7 मिनट्स के बाद बिचर अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन ह्यूगो बिचर को बचा लेता है। अब स्टाइक्स रिवर का इफेक्ट इतना ज्यादा था कि अभी भी न्यूबॉर्न बेबी जो कि बिचर था उसके दांत भी ग्रो हो चुके थे। लेकिन तभी ह्यूगो अपने बटलर से पूछता है कि इस बच्चे का नाम क्या है, जिस पर वो जवाब देता है कि इसका नाम है बिचर वैन बेस्करविल। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम बिचर को एक नर्सरी में देखते हैं, जिसका मतलब है कि बिचर सटेक्स रिवर को एब्जॉर्ब करने में सक्सेसफुल हो चुका था। लेकिन तभी वहां पर एक लेडी आती है जो कि बिचर के पास एक बॉक्स रख के वहां से चली जाती है और अगले सेकंड उस बॉक्स में से 2 ब्लडी मांबा निकलते हैं जो कि स्नेक्स की बहुत ही रेयर और वेनमस स्पीशीज हैं। लेकिन तभी हमें बिचर की पावर लेवल का अंदाजा लगता है कि जो अभी एक न्यूबॉर्न बेबी है वो उन दोनों स्नेक्स को पकड़ता है और उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन तभी अगला दिन आता है और लोग देखते हैं कि एक न्यूबॉर्न बेबी 2 बहुत ही डेडली स्नेक्स के कोप्स के साथ बहुत ही फ्रेंडली सोया हुआ है। और ये जो स्नेक्स थे ना ये एक लेडी की तरफ से भिजवाए गए थे जिसका बेटा बिचर के जितना था, और जब उसको पता चला कि फला लड़का है जो कि 7 मिनट तक सटेक्स रिवर में सरवाइव कर गया है तो वो अपने बेटे के लिए कंपटीशन को खत्म करना चाहती थी। लेकिन तभी कहानी शुरू होती है 8 साल के बाद, जहाँ बिचर को एक क्लास में देखते हैं जहाँ ये सब स्वर्ड्समैन के बारे में पढ़ रहे थे और हमें जानने को मिलता है कि स्वर्ड्समैनशिप के 4 स्टेज होते हैं, स्वर्ड्स बिगिनर, स्वर्ड्स एक्सपर्ट, स्वर्ड्स ग्रेजुएट एंड फाइनली स्वर्ड्स मास्टर। और तभी हमें पता चलता है कि ह्यूगो भी एक स्वर्ड्स मास्टर है। लेकिन तभी हमें क्लास खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि 3 जुड़वा भाई बिचर को काइंड ऑफ बुली करते हुए पूछ रहे थे कि हमने सुना है कि तुम सटेक्स रिवर में 7 मिनट्स तक रहे थे और तुमने अपने क्रैडल में ही 2 पॉइजनस स्नेक्स को मारा था। लेकिन तभी हमें इन तीनों भाइयों के नाम पता चलते हैं, जिसमें से बड़े वाले का नाम था हाई ब्रो, दूसरे का नाम था मिड ब्रो और तीसरे का नाम था लो ब्रो। लिटरली दीज आर देयर नेम्स। लेकिन तभी लो ब्रो बिचर की सांस बंद कर देता है और कहता है कि तुमने 7 मिनट सटेक्स रिवर में गुजारे थे ना, लेकिन अगर यहाँ तुम 3 मिनट्स के लिए भी सरवाइव कर गए तो मैं अपना हाथ खा लूंगा। लेकिन तभी 1 मिनट गुजरता है, फिर 3 मिनट्स गुजरते हैं, यहाँ तक कि 10 मिनट्स गुजर जाते हैं, लेकिन बिचर अभी भी सही सलामत था। लेकिन तभी बिचर लो ब्रो को एक धक्का देता है और उसकी एक फिंगर काट के परे फेंक देता है और उससे बोलता है कि तुमने ही कहा था ना तुम अपना
हाथ खा जाओगे। और इसके बाद बिचर उन तीनों भाइयों को कुत्ते की तरह पेलता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बेस्करविल क्लैन हेड के बटलर जॉन बैरीमोर को, जो कि ह्यूगो से कह रहा था कि मोर क्लैन क्लेम कर रहा है कि रूबीमन जो कि हमारी है वो उनकी टेरिटरी में काम कर रही है। इस बात पर ह्यूगो कहता है कि हम इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, मोर क्लैन हमारे पास पहले आएगा, लेकिन क्या तुम्हारे पास कुछ और रिपोर्ट्स हैं मुझे देने के लिए। अब इस बात पर जॉन कहता है कि यंग मास्टर बिचर ने रिटन एग्जाम में फर्स्ट प्लेस हासिल किया, लेकिन तभी ह्यूगो पूछता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम कब है, जिस पर जॉन जवाब देता है कि वो 5 दिन बाद होंगे, लेकिन मुझे आपको चिल्ड्रंस कैसल के बारे में कुछ बताना है। और तभी जॉन ह्यूगो को बताता है कि बिचर ने किस तरह आईब्रो के दांत तोड़ दिए हैं, मिड ब्रो की जा को अंदर घुसेड़ दिया है और लो ब्रो की एक फिंगर काट दिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बिचर भी अब क्लैन हेड के ऑफिस में है और ह्यूगो बिचर से पूछता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ गलत किया है, जिस पर बिचर जवाब देता है कि गलत, मैं तो उनसे स्ट्रोंगर हूं ना, और एक स्ट्रोंगर पर्सन कैसे कोई गलती कर सकता है। लेकिन तभी ह्यूगो बोलता है कि तुम्हारे आने से पहले वो तीनों भाई यहाँ आए थे और उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, जिस पर बिचर जवाब देता है कि मैं समझता हूँ कि माफ़ी देना सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है उन वीक लोगों के लिए जो अपना बदला खुद नहीं ले सकते। अब ये बात सुनकर ह्यूगो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो जॉन से कहता है कि बिचर को फूड वेयरहाउस ले जाओ और जो भी चीज़ ये कहे इसको दे दो, जिस पर बिचर कहता है कि फिर तो मैं चॉकलेट लेना पसंद करूंगा। अब बिचर ने यहाँ पर एक गेम खेली थी ह्यूगो को इम्प्रेस करने के लिए। बिचर को अपनी पिछली लाइफ में याद था कि ह्यूगो के भी सेम वही पर्सपेक्टिव्स हैं माफ़ करने वालों को लेकर जो अभी अभी बिचर ने बोले थे, लेकिन ह्यूगो को यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये लफ्ज़ बिचर के अंदर से आ रहे हैं और वो बिचर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बिचर ने फूड वेयरहाउस में से ऐसी चॉकलेट बीन्स पसंद की हैं जिसकी एक बीन से 100 लीटर्स ऑफ चॉकलेट बनाई जा सकती है। लेकिन बिचर ने चॉकलेट्स इसलिए नहीं ली थी कि उसको एक खानी थी, बल्कि बिचर इन बीन्स को अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में यूज़ करने वाला था और उस दिन एक अनप्रेडिक्टेबल मैसिव इंसिडेंट होगा बेस्करविल क्लैन में। अब अगर तुम्हें समझ नहीं आई है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में आखिर होगा क्या, तो मैं तुम्हें बता दूं इस एग्जाम में होंगी फाइट्स, वो भी बीस्ट्स के साथ। और इस सिचुएशन में बिचर उन बीन्स का इस्तेमाल कैसे करेगा, वो अपने रिवेंज कैसे लेगा, आखिर वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। I'll meet you in the next video. Till then, bye bye, अल्लाह हाफिज। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल असेसमेंट सर्वाइवल एग्जाम शुरू होने वाला है और बेस्करविल क्लैन इंस्ट्रक्टर गाइड डॉग पावेलोव वैन बेस्करविल सभी कॉम्पिटिटर्स को रूल्स बता रहा था। इसके बाद पावेलोव बोलता है कि तुम सबको 2 चीजें अपने दिमाग में रखनी है, पहला तुम्हें यहाँ 1 महीने के लिए सर्वाइव करना है और दूसरा तुम्हें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमोनिक क्रिएचर्स को हंट करना है। इसके बाद पावेलोव बोलता है कि अगर तुम किसी की जान बचाने में कामयाब होते हो तो तुम्हें 10 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर तुम बिना जख्मी हुए किसी की जान बचाते हो तो तुम्हें 30 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर तुम खुद सर्वाइव करने के लिए किसी और को एलिमिनेट करते हो तो तुम्हें 50 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर तुम किसी डिमोनिक क्रिएचर को हंट करते हो तो तुम्हें 70 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर तुम इन सारी चीजों को पूरा करते हो तो तुम्हें 90 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा बोनस पॉइंट्स लेने के लिए तुम्हें किसी दूसरे का बैच चुराना पड़ेगा और हाँ 100 पॉइंट्स लेने का कोई भी तरीका नहीं है। इसके बाद पावेलोव एक बेल निकालता है और कहता है कि इस बेल के बजने पर तुम्हारी असेसमेंट स्टार्ट होगी, आई प्रे फॉर योर सक्सेस। और इसके बाद पावेलोव बेल बजा देता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है बिचर पर और हम देखते हैं कि एक आदमी बिचर पर चोरी छुपे नजर रखे हुए है और वो आदमी ये चीज इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने बिचर के बारे में बहुत से र्यूमर सुने थे और वो ये देखना चाहता था कि बिचर सच में उतना स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट है भी कि नहीं। लेकिन बिचर को इस बात का पता चल जाता है और वो जानबूझ के डम बैक करने लगता है। वो अपने लिए एक शेल्टर बनाता है और कुछ लकड़ियां इकट्ठी करता है और कुछ खाने का सामान इकट्ठा करता है और कुछ अगले दिन तक जहाँ पे बाकी के पार्टिसिपेंट्स लड़ रहे थे, डीमन को हंट कर रहे थे, वहाँ पे बिचर सिर्फ रेस्ट कर रहा था और वो ये चीज इसलिए कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी एबिलिटीज को यूज करते हुए उसे कोई और देखे। और बिचर अपने प्लान में सक्सेसफुल भी होता है और वो आदमी जो कि बिचर पे नजर रखे हुए था वो वहाँ से चला जाता है और फाइनली बिचर को अपना हंट शुरू करने का मौका मिलता है।
लेकिन तभी हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बिचर को एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया में देखते हैं। अब बिचर को यहाँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी और उसके सामने कुछ जली हुई रूट्स भी पड़ी थी, जिन्हें देखकर बिचर समझ चुका था कि यहाँ पर एक डिमोनिक क्रिएचर है और वो डिमोनिक क्रिएचर था हेल हाउंड। अब हेल हाउंड एक ऐसा डॉग टाइप क्रिएचर है हु कैरीज हेल इन इट्स माउथ। ये उन लोगों को तबाह कर देता है जो इसका एनकाउंटर करते हैं और इसकी एक सिंगल बाइट से एक इंसान मर सकता है। अब इस टाइम पर बिचर सोच रहा था कि मेरी पास्ट लाइफ में मैं सिर्फ एक हेल हाउंड मार सकता था, वो भी तब जब मेरी उम्र 18 साल से ज्यादा थी। लेकिन अब बिचर को एक ऐसा मेथड पता था जिसको यूज करके बच्चे भी हेल हाउंड्स को मार सकते हैं। हेल हाउंड्स की पहली वीकनेस, वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर सकते हैं, वो किसी डायरेक्शन में शार्प चेंजेस नहीं ले सकते। हेल हाउंड्स की दूसरी वीकनेस, ये डेमोनिक क्रिएचर्स पानी को क्रॉस नहीं कर सकते और इस सिचुएशन में एक स्लो डाउन थका हुआ हेल हाउंड क्या करेगा, वही जो कि बाकी डॉग टाइप क्रिएचर्स करते हैं, वो अपना मुंह खोलेगा और उसके मुंह खोलते ही बिचर उसके मुंह में एक चीज फेंकता है जिससे वो हेल हाउंड वहीं पे गिर जाता है। इसके बाद बिचर कहता है कि चॉकलेट डॉग टाइप मॉन्स्टर्स के लिए पॉइजन होती है और अगर ये एक ब्लडी बीन है जिससे 100 लीटर्स ऑफ चॉकलेट बनाई जा सकती है तो इसके इफेक्ट्स भी इमेंस होंगे। और अब हमें रिवील होता है कि बिचर ने ये बीन्स क्यों ली थी। इसके बाद बिचर सोच रहा था कि आखिर ह्यूगो कैसा रिएक्शन देगा जब उसे पता चलेगा कि एक 8 साल के बच्चे ने एक डेमोनिक क्रिएचर को मारा है और वो भी एक ऐसा डेमोनिक क्रिएचर जिसकी डेंजर रेटिंग B+ थी। इसके बाद बिचर सोचता है कि इस चीज से मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम में फर्स्ट प्लेस तो मिलनी ही चाहिए और मैं पहले डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे क्या मांगना है, एक ऐसी चीज जिसके लिए मैंने अपनी पिछली लाइफ में सिर्फ ख्वाब देखे थे, एक ऐसी चीज जिसकी असली वैल्यू इस एरा में किसी को भी नहीं पता। इसके बाद बिचर एज प्रूफ उस हेल हाउंड का सर काटने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ और हेल हाउंड भी आ जाते हैं। अब इनको देखने के बाद बिचर बोलता है कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं फर्स्ट प्लेस में आने के लिए सिर्फ एक ही डॉग को हंट करूं। आओ मेरे पास अभी भी बहुत सी भीड़ बची हैं। लेकिन तभी सडनली उन हेल हाउंड्स के चेहरे पर एक डर सा दिखाई देता है जो कि ऑफ कोर्स एक 8 साल के बच्चे से तो आएगा नहीं। लेकिन तभी बिचर अपने पीछे मुड़ के देखता है और उसके पीछे एक सर्बेरस खड़ा था। अब सर्बेरस को देख के बिचर भी शौक था क्योंकि एक ऐसा डेमोनिक क्रिएचर है जिसकी डेंजर रेटिंग A+ है और ये एक 7th रेट का क्रिएचर है जो कि फर्स्ट रेट पे आया हुआ था। लेकिन तभी बिचर को इस सर्बेरस की बॉडी पे एरोस के जख्म नजर आते हैं और वो समझ जाता है कि माउंटेन की दूसरी साइड पर बारबेरियन ट्राइब का एरिया है और उन्होंने ही इसे मारने की कोशिश की होगी। लेकिन तभी बिचर को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है और वो सर्बेरस को मारने की सोचता है। अब भले ये काम करने के लिए उसको अपना फुल पोटेंशियल ही क्यों ना देना पड़े। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि बिचर अपनी स्किल्स को बेस्करविल क्लैन से हाइड करता है और वो एक हाई स्वॉर्ड एक्सपर्ट बन चुका है और वो ऑलरेडी ही एक ऐसा लेवल रीच कर चुका है जो कि बाकी हाउंड्स अपने अडल्टहुड में रीच करते हैं। लेकिन तभी बिचर सर्बेरस पर एक अटैक करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड जैसे ही सर्बेरस को टच करती है वो टूट जाती है और तभी सर्बेरस एक काउंटर अटैक करता है जिससे बिचर दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि सिर्फ स्टाइक्स रिवर में रहने की वजह से बिचर को सीरियस डैमेज नहीं होता है, नहीं तो उसका बाजू भी कट सकता था। इसके बाद बिचर उठता है और उठ के भागने लगता है और भागते हुए वो ये सोच रहा था कि अगर ये सर्बेरस वुंडेड ना होता तो अब तक ये उसे पकड़ के फाड़ चुका होता। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि बिचर ने जिस जगह पर अपना शेल्टर बनाया था उसने वहीं पर एक ट्रैप भी बनाया था हेल हाउंड्स को पकड़ने के लिए और अभी बिचर सर्बेरस को उसी ट्रैप में लेकर जा रहा था और बिचर का प्लान सक्सेसफुल भी होता है और जैसे ही सर्बेरस उस ट्रैप पे पाँव रखता है तो बहुत सी स्वर्ड्स उसके आर पार हो जाती हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि बिचर ने उन स्वर्ड्स पे भी ब्लडी बैरिस को लगाया था और सर्बेरस भी एक डॉग टाइप मॉन्स्टर है तो उसके लिए भी ये बैरिस एक पॉइजन की तरह काम करती हैं। अब इस अटैक के बाद सर्बेरस के 2 सर तो मर चुके थे लेकिन उसका एक सर अभी भी जिंदा था। लेकिन तभी बिचर एक स्पेयर लेता है और उस सर पर उस स्पेयर को मारता है। इसके बाद बिचर 7 कदम आगे चलता है और उसके 7वें कदम पे ही सर्बेरस मर
जाता है। अब इसी के बाद हमें पता चलता है कि बेचर ने जिस स्पेयर से उस पर अटैक किया था, बेचर ने उसी स्पेयर पर ब्लडी मांबा का पॉइजन लगा रखा था और इसके बारे में कुछ र्यूमर्स थे कि अगर ब्लडी मांबा ने आपको काट लिया है तो आप 7 कदम चलते ही मर जाओगे। लेकिन इसी के बाद बेचर सोचता है कि सर्बेरियस एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करता है और डेफिनेटली यहाँ पर कोई ऐसा डंजन तो होना चाहिए जिसे ये डिफेंड कर रहा था। अब जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बताता चलूं कि डंजन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ट्रेजर्स होते हैं और कभी कभी यहाँ पर पावरफुल डेमोनिक क्रिएचर्स का भी बसेरा होता है। इसके बाद बेचर सर्बेरियस के खून को अपने सारे जिस्म पर लगा लेता है, जिसकी वजह से उसे डंजन के अंदर मौजूद डीमंस की अटेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन तभी बेचर सर्बेरियस के फुटस्टेप्स को चेस करते हुए और कुछ क्लूज को फॉलो करते हुए उस डंजन तक पहुंच जाता है। अब बेचर अपनी पिछली लाइफ में भी यहाँ आया था। ये डंजन आज से 10 साल बाद डिस्कवर होगा, लेकिन उस वक्त ये डंजन खाली था। लेकिन बेचर को अभी यहाँ से मना की स्मेल आ रही थी, वो कुछ खतरनाक सेंस कर सकता था और तभी बेचर डंजन के अंदर जाने लगता है और यहीं पर इस सीजन की एपिसोड 2 का एंड होता है। अब डंजन में आगे क्या होगा, आगे की स्टोरी कैसे चलेगी, वो जानने के लिए सब्सक्राइब। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं विकर को जो कि डंजन के अंदर आ चुका है और डंजन के अंदर आते ही उसे एक बड़ा सा रूबी नजर आता है। लेकिन जब वो थोड़ा सा साइड में देखता है तो उसे नजर आता है एक स्केलेटन और कुछ पेजेस। अब इस स्केलेटन और पेजेस की कहानी क्या है ये मैं तुम्हें समझाता हूँ अपने तरीके से, जिसमें टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और तुम्हें अच्छे से समझ भी आ जाएगी। तो बेसिकली कुछ सालों पहले 2 भाई इसे डंजन में रेड करते हैं डंजन के अंदर छुपा हुआ ट्रेजर लेने के लिए। लेकिन ट्रेजर लेने के लिए उन्हें एक पहेली का जवाब देना पड़ता है जो कि कुछ ऐसी थी, जो अंदर आया है वो एक था लेकिन फिर वो 2 हो गया और उनमें से एक ही वापस जाएगा। अब इस पहेली का जवाब ढूंढने में उन भाइयों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, यहाँ तक कि उन्हें 3 साल लग जाते हैं। 3 साल बाद वो दोनों भाई एक ही कंक्लूजन पर आते हैं। अब ये दोनों भाई ट्विंस थे तो इनका जवाब भी सेम था। इनका जवाब था कि जब ये अपनी माँ के पेट में थे तो वो एक थे, लेकिन कुछ अर्से बाद वो 2 हो गए और अगर डंजन की माने तो इनमें से कोई एक ही ट्रायर लेकर वापस जाएगा, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि इनमें से किसी एक को मरना पड़ेगा। इसके बाद ये दोनों भाई एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं। इनका बैटल बहुत लंबे अर्से तक कंटिन्यू रहता है, लेकिन इन ट्विंस में से जो बड़ा भाई था वो छोटे भाई को मार देता है। अब तुम सोच रहे होगे कि बस रिडल सॉल्व हो गई, लेकिन नहीं, अभी भी डंजन के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। अभी भी बड़े भाई को कोई भी ट्रायर नहीं मिला था। लेकिन जब वो रियलाइज करता है कि इनका तो जवाब भी गलत था, उसने अपने भाई को लालच में आकर मार दिया, तो वो एक बहुत ही लंबे अरसे तक उसी डंजन में बैठ के सिर्फ रिग्रेट करता है और कुछ अरसे बाद वो अपनी ये सारी की सारी स्टोरी एक पेज पर लिखता है और इसके आगे वो लिखता है कि जो कोई भी इस पेज को पढ़ रहा है, मैं उससे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी इस जगह से चले जाओ। ये जगह लोगों के अंदर सिर्फ लालच पैदा करती है और यहाँ इस डेमोनिक केव में हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं है। और इतना लिखने के बाद वो आदमी इस डंजन में से निकल जाता है। अब विकर ये स्टोरी पढ़ने के बाद अपनी रिडल चेक करता है, लेकिन विकर को भी वही सेम रिडल मिलती है, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि उन दोनों भाइयों का जवाब गलत था। अब विकर इस रिडल का जवाब ढूंढना शुरू कर देता है और कुछ ही देर बाद विकर की नजर अपने शैडो पर पड़ती है और उसको फौरन से इस पहेली का जवाब मिल जाता है। अब अगर तुम पहेली पे गौर करो तो वो कुछ ऐसी थी, जो आया है वो एक था लेकिन फिर वो 2 बन गया। अब विकर जहाँ से आया था वो जगह बिल्कुल ही डार्क थी और उसका कोई भी शैडो नहीं था, वो बिल्कुल अकेला था। लेकिन जैसे वो रूबी के पास आता है तो रूबी की लाइट की वजह से उसका शैडो अपीयर हो जाता है और वो 2 बन जाता है। लेकिन ट्रेजर सिर्फ एक ही लेके जा सकता है, जिसका मतलब है कि अगर यहाँ पे फिर से अंधेरा कर दिया जाए तो विकर फिर से अकेला हो जाएगा और ये चीज करने के लिए विकर उस रूबी को तोड़ देता है। और जैसे विकर का शैडो डिसअपीयर होता है वैसे ही उसके सामने ट्रेजर अपीयर होता है और उस ट्रेजर में थी एक डिमोनिक स्वर्ड। और जैसे ही विकर स्वर्ड के पास जाके उस स्वर्ड को पकड़ता है तो स्वर्ड विकर के हाथ के अंदर चली जाती है और फिर वो काइंड ऑफ वुल्वरीन के क्लोज की तरह बाहर आती है। और ये चीज देखने के बाद विकर एक एविल सी स्माइल देता है और कहता है कि आखिर मैं इस लाइफ में और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनूंगा, मैं ये देखने के लिए बेताब हूँ। अब विकर ये सब सोच ही रहा था कि इसे बहुत ज्यादा भूख महसूस होती है और ये भूख विकर को नहीं बल्कि इसके स्वर्ड बिल्ज़बब को हो रही थी। और ये खाने की तलाश में उसी हेलहाउंड के कोप्स के पास आते हैं जिसे कुछ देर पहले विकर नहीं मारा था। और इसके पास आते ही बिल्ज़बब इस
कोर्प्स में एक इंजेक्शन की तरह इंजेक्ट होती है और इसका खून पीना शुरू कर देती है। और इसके खून पीने के बाद हमें स्वॉर्ड की एक एबिलिटी दिखाई जाती है। तो इस स्वॉर्ड में टोटल 3 स्लॉट्स हैं और ये स्वॉर्ड जिस चीज का भी खून पिएगी उसकी एक एबिलिटी इसके एक स्लॉट में फीड होगी और विकर उस एबिलिटी को यूज कर पाएगा। और इस हेल हाउंड से उन्हें एबिलिटी मिलती है हेल हाउंड हैमरहेज और इस एबिलिटी का यूज करके वो किसी एनिमी की एक क्राई से भी उसका बहुत ज्यादा खून निकाल सकते हैं। और जब विकर को इस स्किल का पता चलता है तो वो सीधा और सर्बिरस के कोर्प्स के पास आता है और इसका ब्लड कंज्यूम करना शुरू हो जाता है। और इस सर्बिरस से इन एबिलिटी मिलती है इंसिनरेट सर्बिरस, जिसकी मदद से अपने किसी भी ओपोनेंट को जला सकते हैं। लेकिन ब्रिजबब गलती से सर्बिरस के ही नीचे पड़े एक चूहे के कोर्प्स के ब्लड को भी कंज्यूम कर लेती है, जिससे इन्हें एक स्किल मिलती है रैपिड रिजेनरेशन और इसी के साथ इनके तीनों स्लॉट्स फुल हो जाते हैं। लेकिन तभी हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि अब प्रैक्टिकल असेसमेंट एग्जाम खत्म हो चुका है और यंग हाउंड जो कोर्प्सेस लाए थे उनमें से कुछ के शील्ड, स्वर्ड्स और नेकलेसेस वगैरह बन चुके हैं और कुछ उन्हीं हाउंड्स को वापस कर दिए गए हैं। लेकिन उनमें से एक कोर्प्स ऐसा भी था जिसने वहां पर मौजूद हर एक बेस्करविल को शो कर दिया था और तुम और मैं दोनों जानते हैं कि वो कोर्प्स किसका था। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ह्यूगो और जॉन को, जहाँ जॉन ह्यूगो को विकर की सारी स्टोरी बताता है कि कैसे उसने एक सर्बिरस को मारा, जिसे सुनने के बाद ह्यूगो भी बहुत ज्यादा शॉक था। अब मैं थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जाऊंगा, लेकिन क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि एक ऐसा बीस्ट जिसे मारने के लिए खुद गार्डियन नाइट्स को भी स्ट्रगल करना पड़ा था, उसे एक 8 साल के बच्चे ने मार दिया है। अब भले ही वो बीस्ट वुंडेड था लेकिन उसे एक 8 साल का बच्चा मार रहा है यार। और अभी तो ये बच्चा और ज्यादा बड़ा होगा और ज्यादा पावरफुल होगा, इसकी स्वॉर्ड और ज्यादा पावरफुल होगी, ये और ज्यादा एबिलिटी सीखेगा और ये अपना रिवेंज लेगा, अपने एनिमीज को ढूंढ ढूंढ के मारेगा। और ये सब देखने के लिए हिट दैट सब्सक्राइब बटन। स्टोरी पर वापस आए तो अब हम विकर को भी ह्यूगो के पास देख सकते हैं और अब तक ह्यूगो ऑलरेडी विकर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। इसके बाद ह्यूगो एज अ रिवॉर्ड उसे उसी बीस्ट का कोर्प्स वापस कर देता है और प्रैक्टिकल एग्जाम में फर्स्ट आने के लिए उसे एक विश देता है। अब विकर इसी मौके का इंतजार कर रहा था और फाइनली विकर को वो हर चीज मिलने वाली थी जो कि उसने चाही थी। और तभी विकर बोलता है कि मैं 10,000 बुक लाइब्रेरी में जाना चाहता हूँ। अब 10,000 बुक लाइब्रेरी एम्पायर की वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी है और ये मैसिव लाइब्रेरी बेस्करविल क्लैन के मेन कैसल के डीपेस्ट पार्ट में सिचुएटेड है और इस लाइब्रेरी में सिर्फ क्लैन हेड और बड़े बड़े मेंबर्स ही जा सकते हैं। अब विकर एक इलेजिटिमेट चाइल्ड था और वो समझ रहा था कि ह्यूगो उसे ये चांस कभी नहीं देगा और उसे लाइब्रेरी में स्नीक इन करना पड़ेगा। लेकिन ह्यूगो विकर के इस विश को पूरा कर देता है और उसे 10,000 लाइब्रेरी में जाने की परमिशन दे देता है। अब विकर इस लाइब्रेरी में इसलिए जाना चाहता था क्योंकि यहाँ पे एक स्वर्ड्समैनशिप स्क्रिप्चर पड़ी थी जो कि बेस्करविल क्लैन के पहले लीडर ने लिखी थी और इसमें ऐसी टेक्निक्स लिखी गई थी जिन्हें पढ़कर सीख कर विकर ह्यूगो को सरपास कर सकता था। और विकर को इस बुक के बारे में इतना इसलिए पता था क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ में आगे फ्यूचर में जाके ये बुक डिस्कवर होने वाली थी, बट ही वाज नॉट लकी इनफ टू रीड इट। लेकिन इस बार कहानी कुछ और थी और अब विकर को उस बुक में क्या देखने को मिलेगा, आखिर वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, आखिर वो क्या क्या सीखेगा और वो अपना रिवेंज कैसे लेगा, ये सब देखने के लिए सब्सक्राइब। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं विकर को जो कि 10,000 बुक लाइब्रेरी में आ चुका था और ये पहली बार थी जब वो इस लाइब्रेरी को पर्सनली देख रहा था। इसके बाद विकर को वो हर एक स्वर्ड्समैन स्क्रिप्चर यहाँ पर पढ़ी मिलती है जिसे वो अपनी पिछली लाइफ में पढ़ना चाहता था, उससे कुछ सीखना चाहता था। लेकिन बेस्करविल क्लैन में लेजिटिमेट चाइल्ड 4th रैंक से ऊपर की स्वर्ड्समैनशिप नहीं सीख सकते और ये इसलिए है क्योंकि अगर वो अच्छे स्वर्ड्समैन बन गए तो वो रॉयल चाइल्ड के साथ कम्पीट करने लगेंगे जो कि रॉयल फैमिलीज बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि विकर ने स्क्रिप्चर को ढूंढ लिया है जिसका नाम था लर्किंग एम्बेडेड डेथ। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि विकर की पास्ट लाइफ में उसकी हाउंड यूनिट को एक डंजन के अंदर एक स्वर्ड्समैन स्क्रिप्चर का एक फटा हुआ पेज मिला था, जिसे देखने के बाद ह्यूगो ने बहुत से लोगों को पूरी की पूरी 10,000 बुक लाइब्रेरी को छानने के लिए भेजा था उसी पेज से मिलती हुई बुक को ढूंढने के लिए। और वो बुक एक स्वर्ड्समैन स्क्रिप्चर थी जिसका नाम था लर्किंग एम्बेडेड डेथ और ये बुक एक एंसेस्ट्रल बेस्करविल ने लिखी थी जिसमें बताया गया था कि
बेस्करविल 10th फैंग को कैसे हासिल किया जा सकता है। इसके बाद ह्यूगो 10th फैंग को सीखने के पागलपन में बहुत से हाउंड को उसी बुक के बाकी के 6 पेजेस को ढूंढने के लिए भेजता है और उन्हें पता चलता है कि बाकी के 6 पेजेस को बाकी के 6 क्लैंस में छिपाया गया है और ह्यूगो ने बाकी के क्लैंस के खिलाफ ऑलमोस्ट एक वॉर डिक्लेयर कर दी थी और हाउंड को ऑर्डर दिया था कि रास्ते में जो भी आए उसे मार दो। और फाइनली काउंटलेस हाउंड्स के मरने के बाद विकर ह्यूगो को वो बाकी के 6 पेजेस दे पाया था और इस सब के बदले में उसे जो रिवॉर्ड मिला था वो था बस एक गुड जॉब। अब ये सब याद करने के बाद विकर को अपनी पिछली लाइफ पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसी के बाद हमें पता चलता है कि जिस हाउंड ने ह्यूगो को वो सारे पेजेस ला कर दिए थे वो विकर ही था और उसे अभी भी उन सारे पेजेस के कंटेंट्स याद थे। लेकिन विकर कभी भी 4th फैंग से ऊपर नहीं जा पाया था क्योंकि उसे कभी भी सोर्स टेक्स्ट ही नहीं मिला था। लेकिन इसके बाद विकर पूरा दिन उसी बुक एम्बेडेड टिथ को पढ़ता है और उसे अब तक वो सारी की सारी बुक याद हो चुकी थी। इसी के बाद विकर फैंग्स को ड्रॉ करना शुरू हो जाता है। पहले वो फर्स्ट फैंग ड्रॉ करता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फाइनली विकर कुछ ऐसा अचीव कर लेता है जो कि वो अपनी पास्ट लाइफ में भी अचीव नहीं कर पाया था। वो 5th फैंग को भी ड्रॉ करने में सक्सेसफुल हो जाता है। अब बेस्करविल की इंटायर हिस्ट्री में से विकर के फैंग्स बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहे थे जिनका एम उसके मास्टर यानी ह्यूगो के गले पर था। अब मैं जानता हूँ कि तुम्हें समझ नहीं आई होगी कि फैंग्स क्या है और उन्हें ड्रॉ कैसे करते हैं, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब जो लो रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट है वो 1st फैंग पे है और जो मिड रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट है वो 2nd फैंग पे है और जो हाई रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट है वो 3rd फैंग पे है और इसी तरह जो लो रैंक स्वॉर्ड ग्रेजुएट है वो 4th फैंग पे है और मिड 5th पे और हाई 6th पे और फाइनली स्वर्ड्स मास्टर 7th फैंग जहाँ पर अभी ह्यूगो है। लेकिन इसी के बाद हमें पता चलता है कि विकर ने जो लेवल अपनी पिछली लाइफ में 30 साल की उम्र में अचीव किया था, विकर अभी वो उसी सेम लेवल पे था लेकिन उसकी उम्र थी 8 साल। इसी के बाद विकर सोचता है कि जब वो ह्यूगो को अपनी स्ट्रेंथ बताएगा तो वो ना ही बहुत ज्यादा बताएगा और ना ही बहुत कम, वो एक ऐसी परफेक्ट अमाउंट बताएगा जिससे ह्यूगो का ट्रस्ट उस पे और भी ज्यादा बन सके और वो ह्यूगो से और भी ज्यादा बेनिफिट्स ले सके। लेकिन तभी विकर उसी एम्बेडेड बुक को जला देता है जिसके साथ ह्यूगो का 10th फैंग भी चला जाता है। इसके बाद हम विकर को ह्यूगो के पास देखते हैं और ह्यूगो विकर से पूछता है कि तुम्हें लाइब्रेरी के अंदर जाकर कैसा महसूस हुआ, जिस पे विकर जवाब देता है कि कुछ फार्म और शॉप और कुछ नरम और वेव टाइप। अब विकर की इस स्टेटमेंट पे जॉन बोलता है कि क्या ये ओरा हो सकता है, और ओरा एक ऐसी चीज है जो कि इस बात का सबूत है कि कोई हाउंड वर्ल्ड ऑफ स्वर्ड्स में एंटर कर चुका है। लेकिन तभी ह्यूगो सोचता है कि ऐसे बच्चे जो कि बिना रेस्ट के ट्रेनिंग करते हैं उन्हें भी कम से कम 15 साल का होना पड़ता है इस लो रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट के रिलम में एंटर करने के लिए, लेकिन विकर तो अभी सिर्फ 8 साल का ही है। लेकिन तभी ह्यूगो विकर से कहता है कि क्या तुम अपने इस फादर को दिखा सकते हो कि वो क्या था, जिस पर विकर का जवाब था ऑफ कोर्स। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम विकर को एक एरिना में देखते हैं जहाँ पे ह्यूगो एक डिमोनिक बीस्ट और विकर में फाइट करवाने वाला था और ये बीस्ट एक ऑर्क था जिसकी डेंजर रेटिंग C थी। लेकिन तभी वो ऑर्क विकर पर अटैक करता है लेकिन विकर काउंटर अटैक करता है और उसका एक बाजू और एक पाँव काट देता है। अब ऑर्क्स के पास रैपिड रीजनरेशन होती है लेकिन इस ऑर्क के दोनों ही पार्ट्स रीजनरेट नहीं कर रहे थे क्योंकि विकर ने अपनी हेलहाउंड हैमरेज स्किल को इस्तेमाल किया था, जिसके बारे में तुम्हें पता होगा अगर तुमने पिछले एपिसोड्स देख रखी हैं तो। अब विकर का ये एक्ट देखकर वहाँ पर खड़े बाकी के हाउंड्स और ह्यूगो दोनों ही शौक थे। लेकिन तभी विकर अपनी ओरा ब्लेड निकालता है और उस ऑर्क को मार देता है। अब ये सब देखने के बाद जॉन बैरीमोर ह्यूगो से कहता है कि ये एक लो रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट का ओरा है, कांग्रेचुलेशंस क्लैनेट, इस जनरेशन का जीनियस अपेयर हो चुका है। लेकिन ह्यूगो जॉन से कहता है कि ये ऑर्क काफी वीक था और वो रीजनरेट भी नहीं कर पा रहा था, शायद इसीलिए विकर इसे मार पाया। अब ह्यूगो ये मानने को तैयार नहीं था कि एक इलेजिटिमेट चाइल्ड भी एक जीनियस हो सकता है। और अब तुम्हें जीनियस की समझ भी नहीं आई होगी तो मैं तुम्हें बता दूं कि एक टाइप का सबसे ज्यादा पावरफुल हाउंड। लेकिन तभी विकर ह्यूगो से कहता है कि फादर क्या यहाँ पर कोई इस ओक से ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी है, और तभी ह्यूगो जॉन से कहता है कि क्या हमारे पास वो इंडिविजुअल है जिसे हमने बारबेरियन सब्जुगेशन से पकड़ा था उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिस पर जॉन जवाब देता है कि हाँ हमारे पास एक बाकी है। और तभी हम देखते हैं कि वो इंडिविजुअल एक ट्रोल था और इसी के बाद विकर अपने फादर से परमिशन लेने के बाद फाइट को स्टार्ट करता है। अब विकर अपनी ट्रू स्ट्रेंथ का यूज करके एक ट्रोल को इजीली हरा सकता था, लेकिन उसे इस चीज को नेचुरल दिखाना था तो वो पहले इस ट्रोल के अटैक्स को डॉज करता
होता है उसे थकाता है और उसके बहुत से अटैक्स को डॉज करने के बाद विकिर उस ट्रोल पर एक अटैक करता है। अब विकिर के इस अटैक से वो ट्रोल थोड़ा वीक हो चुका था और उसी वक्त ह्यूगो विकिर को फाइट रोकने के लिए भी कहता है कि कहीं उसे कोई सीरियस इश्यूज ना फेस करने पड़े, लेकिन विकिर ह्यूगो से कहता है कि अगर ये मेरे अगले अटैक से ना मरा तो मैं फाइट छोड़ के चला जाऊंगा। इसके बाद विकिर उस ट्रोल पर एक जोरदार अटैक करता है और वो ट्रोल वहीं पर मर जाता है। लेकिन इसी के बाद हमें बताया जाता है कि 15 साल की उम्र में एक हाउंड से अपनी स्वर्ड में कुछ माना डाल के उससे थोड़ा सा ही ओरा निकाल सकता है और उसी वक्त पर वो फर्स्ट फैंग ड्रॉ करने के केपेबल होता है। लेकिन बेस्करविल क्लैन की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा था कि जहाँ पर विकिर के दूसरे भाई सेकंड फैंग को 18 साल की उम्र में रीच कर सकते थे, वहीं पर विकिर ने इसे 8 साल की उम्र में ही अचीव कर लिया था। लेकिन सिर्फ तुम और मैं जानते हैं कि विकिर ने इस फाइट में अपने 50% स्ट्रेंथ को भी यूज नहीं किया था और तुम लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि विकिर फ्यूचर में जाकर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है और विकिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो ह्यूगो को कैसे मारेगा और वो अपना बदला कैसे लेगा और आगे स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगी, ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं ह्यूगो को जिसके पास मोर क्लैनेट का एक एजेंट अडोल्फ मोर गया था। लेकिन तभी अडोल्फ ह्यूगो से कहता है कि मैंने सुना है कि बेस्करविल में एक सितारा उभर रहा है, एक ऐसा जीनियस जो कि कई सेंचुरीज में एक बार पैदा होता है। इसके बाद अडोल्फ कहता है कि हमें इसे खुशकिस्मती समझनी चाहिए क्योंकि हमारे मोर क्लैन में भी एक जीनियस अपेयर हुई है। लेकिन तभी अडोल्फ एक लड़की कैमस को अंदर बुलाता है। अब ये लड़की कैमस मोर क्लैन की क्लैन एड्रेस्पोन की बेटी है और ये क्लैन एड्रेस्पोन अडोल्फ की है। लेकिन तभी कैमस ह्यूगो को बोलती है कि मिस्टर आपने हमारी रूबी माइन चुराई है ना। इसी के बाद कैमस फिर से बोलती है कि मुझे मेरे रूबीज वापस करो, मैं रूबीज की कमी की वजह से अपनी रिसर्च भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। अब ये सब बातें सुन के ह्यूगो को बहुत गुस्सा आ चुका था। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है कि मुझे लगता है कि मोर क्लैन अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि दूसरों की चीजों से लालच नहीं करते और तभी हमें पता चलता है कि ये आवाज विकिर की थी। लेकिन अगले ही सेकंड कैमस विकिर के पास जाती है और कहती है कि अभी तुमने क्या कहा। लेकिन विकिर कैमस को देख के थोड़ा सा हैरान था क्योंकि उसकी पिछली लाइफ में कैमस एक ऐसी लड़की थी जिसे जीनियस का जीनियस कहा जाता था। लेकिन ये स्टोरी फ्यूचर में बहुत आगे की है और अभी तो कैमस सिर्फ एक 8 साल की बच्ची है। लेकिन तभी कैमस फिर से बोलती है कि ये रूबी माइन तुम्हारी कैसे हुई। लेकिन तभी विकिर कैमस से बोलता है कि तुम्हें इतनी दूर आके गुस्सा दिखाने के लिए मेहनत तो जरूर करनी पड़ी होगी। अब ये सब सुनने के बाद कैमस को सच में गुस्सा आने लगा था और वो अपने हाथों से कुछ आइस टाइप की चीज निकालने वाली थी और अब ये सब देख के विकिर खुश हो रहा था क्योंकि उसे कैमस के साथ लड़ने को मिलेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैमस ने उस आइस से दोनों क्लैंस का एक आइस मॉडल तैयार किया था विकिर को समझाने के लिए। अब इससे आगे मैं तुम्हें समझाता हूँ कि आखिर इस रूबी माइन का चक्कर क्या है। अब इस माइन की जो एंट्रेंस है वो मोर टेरिटरी में है, लेकिन जो एक्चुअल माइन है वो बेस्करविल टेरिटरी में है, इसलिए दोनों क्लैंस क्लेम करते हैं कि ये माइन उनकी है। लेकिन तभी विकिर कैमस से कहता है कि रूबीज में कोई भी चीज इतनी खास नहीं है जिससे हमें उनमें इंटरेस्ट होगा, हम सिर्फ अपनी टेरिटरी को नहीं छोड़ना चाहते, रूबीज के पीछे तो सिर्फ तुम लोग पागल हो। लेकिन तभी कैमस विकिर को एक और इजी वे में समझाने के लिए कहती है कि ये तुम्हारी लैंड और ये मेरी लैंड, राइट। और तभी कैमस अपनी टेरिटरी में से अपना बाजू बेस्करविल की टेरिटरी में ले जाती है और कहती है कि अब ये बाजू किसका है। लेकिन तभी विकिर कैमस का बाजू पकड़ता है और कहता है कि ऑब्वियसली अब ये मेरी हुई। लेकिन कैमस थोड़ा सा शर्माते हुए कहती है कि मैं अब तुम्हारी कैसे हुई, यू आर सो सिली। लेकिन तभी विकिर कहता है कि किसने कहा कि तुम मेरी हो। और तभी विकिर अपना नाइफ निकालता है और कहता है कि मैंने तो कहा कि तुम्हारा बाजू मेरा है। लेकिन तभी कैमस अपना बाजू छुड़ाती है और अपने अंकल के पास जाकर रोना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी विकिर कहता है कि ये नाइफ बस एक टॉय है और मैं बस सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बेस्करविल और मोर क्लैन के दरमियान फ्रेंडली कंपटीशन शुरू हो चुका था। और अगर अब तुम्हें समझ नहीं आई है कि ये कंपटीशन क्या है तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस कंपटीशन में 8 से 15 साल के बच्चे इकट्ठा होते हैं और अपने स्किल्स को टेस्ट करते हैं। अब पहले तो 8 साल के बच्चों के कंपटीशन के मुकाबले में 15 साल वालों के कंपटीशन को ज्यादा अटेंशन मिलती थी, लेकिन इस साल अटेंशन कहीं और जा रही थी। और तभी हम देखते हैं कि कैमस और विकिर में एक फ्रेंडली कंपटीशन मैच होने वाला है। लेकिन ये मैच कितना फ्रेंडली होगा वो अब हम आगे देखेंगे। लेकिन तभी बेल बजती है और मैच स्टार्ट होता है। लेकिन तभी कैमस एक स्पेल कास्ट करती है जो कि एक 15 साल का मैजिशियन भी कास्ट नहीं कर सकता था और इसी से हमें पता चलता है कि एक जीनियस कितनी पोटेंशियल रखता है अपने अंदर। लेकिन तभी कैमस विकिर पर एक अटैक करती है, लेकिन विकिर उन सारे स्पेल्स को डोज करता है और कैमस से कहता है कि तुम्हें अपने स्पेल्स पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। लेकिन
लेकिन तभी कैमस गुस्से से बोलती है कि तुम मैजिक के बारे में जानते ही क्या हो, तुम तो बस एक कीड़े हो जिसे मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसी के बाद कैमस एक सैंड वॉल अपीयर करती है अपने प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन तभी विकर उस सैंड वॉल को तोड़ते हुए कहता है कि तुमने मुझे एक कीड़ा कहकर कुछ ज्यादा ही नहीं कर दिया। और अगले ही सेकंड विकर कैमस के पास जाकर उसके फोरहेड पे एक फ्लिक करता है और उसे दिखाता है कि स्ट्रॉन्गर कौन है। लेकिन तभी कैमस 2 सैंड वॉल्स अपीयर करती है, लेकिन विकर उन्हें भी तोड़ता है और अपने हाथ कैमस के पास ले जाकर पूछता है कि मुझे एक बात बताओ, ये हाथ जिसने अभी अभी ये दीवार तोड़ी है, तुम्हें क्या लगता है कि ये हाथ किसका है? अब कैमस इसके जवाब में कहती है क्या? लेकिन तभी विकर उसके फोरहेड पे फिर से फ्लिक करता है और कहता है कि ये हाथ स्ट्रॉन्गर 1 का है। लेकिन तभी कैमस विकर पर बहुत से अटैक करना शुरू हो जाती है और अगर विकर यहाँ पर चाहता तो वो कैमस को एक ब्लिंक ऑफ एन आई में मार सकता था, लेकिन इस काम से एक बहुत बड़ी मेस क्रिएट हो सकती थी। लेकिन तभी विकर सोचने लगता है कि उसे कैमस को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन तभी विकर की नजर उसके पीछे वाले एक रिंग में जाती है जहाँ पर 2 स्टूपिड मैजिशियन और स्वर्ड्समैन आपस में लड़ रहे थे। और अब विकर का यहाँ पर प्लान ये था कि जब वो मैजिशियन एक अटैक करेगा तो स्वर्ड्समैन से वो डिफेंड तो होगा नहीं और वो अटैक सीधा इनके रिंग में आएगा और विकर उस अटैक को डोज कर देगा और वो अटैक सीधा कैमस को आके हिट होगा, जिससे कैमस को इतना डैमेज भी नहीं होगा और फाइट भी रुक जाएगी। और विकर का प्लान बिल्कुल टू द पॉइंट काम करता है और होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। और विकर उस अटैक को डोज करते हुए कहता है कि कैमस मोर, तुम्हें एक प्रोटेक्शन स्पेल प्रिपेयर करना चाहिए। लेकिन कैमस के रिस्पॉन्स करने से पहले ही वो अटैक उसे हिट कर जाता है। लेकिन इसी के बाद हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से कैमस को डैमेज तो नहीं हुआ था, लेकिन उसके सारे क्लोथ्स जल चुके थे और वो सोच रही थी कि जैसे उसके आसपास का स्मोक हटेगा तो उसको बहुत ज्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन तभी विकर कैमस के पास आता है और उसे अपनी शर्ट देता है और ये चीज देखने के बाद कैमस भी थोड़ा सा हैरान थी कि आखिर विकर उसके साथ इतना नाइसली बिहेव क्यों कर रहा है। लेकिन इसी के बाद आसपास का स्मोक हटता है और पास खड़े हाउंड्स कहते हैं कि जो जमीन पर है वो डॉटर ऑफ मोर्ग है और जिसका खून बह रहा है वो यंग बास्करविल है। तो इनके लिए ये बताना मुश्किल हो चुका था कि इनकी फाइट का विनर कौन है। लेकिन तभी वो हाउंड्स विकर की बॉडी को देखते हैं और कहते हैं कि शायद ये स्ट्राइक्स रिवर की ब्लेसिंग्स हो सकती हैं और इन मसल्स को देख के लगता है कि विकर ने इन्हें बिल्ड करने के लिए अच्छी खासी मेहनत कर रखी है और एक 8 साल के बच्चे के लिए इस अमाउंट का टैलेंट एक लाजवाब चीज है। लेकिन विकर और कैमस की फाइट के बाद कैमस के मन में विकर के लिए कुछ फीलिंग्स आ रही थी और आगे विकर और कैमस की स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगी और विकर अपना रिवेंज कैसे लेगा, ये सब हम जानेंगे आगे की एपिसोड्स में। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं विकर और ह्यूगो को। अब यहाँ पर ह्यूगो विकर से कहता है कि मोर क्लैन की डॉटर के साथ तुम्हारी फाइट कैसी थी, जिस पर विकर जवाब देता है कि वो एंजॉयबल थी, मुझे एक बार फिर से इवेंट का मतलब समझ में आ गया। लेकिन तभी ह्यूगो कहता है कि एक स्वर्ड्समैन से फाइट के मुकाबले में एक मैजिशियन से फाइट करना बहुत ज्यादा अलग होता है और तुमने अपने प्रॉपर अटैक्स क्यों नहीं यूज किए। लेकिन तभी विकर कहता है कि इससे पहले मैंने कभी भी एक लड़की से फाइट नहीं की, शायद इसीलिए मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था। लेकिन ह्यूगो विकर से कहता है कि एक लड़ाई में हिचकिचाहट जख्म देती है और तुम्हें अपने जख्म से कुछ सीखना चाहिए। लेकिन तभी ह्यूगो विकर से कहता है कि तुमने रूबी माइन के बारे में क्या सोचा है, जिस पर विकर जवाब देता है कि हमारे लिए बेहतर यही है कि हम ये रूबी माइन उन्हें दे दें। लेकिन तभी ह्यूगो कहता है कि रूबी माइन से अपना हक छोड़ने के पीछे क्या वजह है, जिस पर विकर जवाब देता है कि हमारा मकसद है जंगलों को तैयार करना और बॉर्डर को बढ़ाना। लेकिन दी रेड फैंग माउंटेन जहाँ की रूबी माइन्स फ्लो करती हैं वो जगह बिल्कुल ही MTLE रफ ETLE नोयर के बिल्कुल ही नीचे है और वहाँ के डिमोनिक क्रिएचर्स और बारबेरियन क्लैन हमारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर हम मोर क्लैन को अच्छे से यूज करते हैं तो हम डेवलपमेंट के लिए पड़ने वाले डैमेज को घटा सकते हैं। लेकिन तभी ह्यूगो कहता है कि बिल्कुल ही सही जवाब है और लगता है कि रूबी माइन अब मोर के खून से नई बुलंदियों तक जाएगी और जब ऐसा होगा तो खुद क्लैन हेड ऑफ मोर ये रिग्रेट करेगी कि उसने हमारी टेरिटरी में क्यों कदम रखा। और इसी के बाद ह्यूगो विकर से कहता है कि तुम्हारा प्लान मेरी स्ट्रेटजी से 90% मैच करता है। अब विकर और ह्यूगो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एडोल्फ और कैमस आते हैं और एडोल्फ ह्यूगो से कहता है कि क्या आपके जाने से पहले हम कुछ बात कर सकते हैं। और अगले ही सेकंड सीन शिफ्ट होता है और हम इनको एक रूम में देखते हैं जहाँ पर ह्यूगो एडोल्फ से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ कहने को है, जिस पर एडोल्फ जवाब देता है कि हम सिर्फ एक इम्पोर्टेंट मेथड ही डिस्कस करेंगे। इसी के बाद एडोल्फ कहता है कि सच्चाई में मोर्ग भी इस बात पर गौर कर रहा है कि कैसे हम जल्द से जल्द एक दोस्ताना तरीके से इस रूबी माइन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इस टेरिटरी का रेंट भी एजेंडा के ऊपर पड़ी हुई बहुत सी चीजों में से एक है। अब इस बात पर ह्यूगो कहता है कि फिर मुझे अपनी
टेरिटरी खोलने के बदले में क्या मिलेगा, जिस पर एडोल्फ जवाब देता है कि एक मंगनी के बारे में क्या ख्याल है। इसी के बाद एडोल्फ कहता है कि हम मोर क्लैन को बेस्करविल क्लैन से एक लड़का और लड़की के रिश्ते के साथ जोड़ना चाहते हैं, और एल्डेस्ट सन ऑफ बेस्करविल और मेरी भतीजी यानी एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मोर के बारे में क्या ख्याल है। लेकिन तभी ह्यूगो कहता है कि मेरा सबसे बड़ा बेटा इस साल 25 का हो जाएगा और इन दोनों की एज में काफी ज्यादा फर्क है। लेकिन तभी एडोल्फ कहता है कि 8 साल और 25 साल में सिर्फ 17 साल का तो फर्क है, इतना तो मैनेजेबल है। लेकिन तभी कैमिस कहती है कि मैं अपनी मदर से वीकर लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी और मुझे इस एज गैप से भी नफरत है, मैं अपने किसी हम उम्र लड़के या फिर उससे भी छोटे लड़के से शादी करूंगी। और अगले ही सेकंड कैमिस विकर की तरफ पॉइंट आउट करके कहती है कि मैं। लेकिन तभी एडोल्फ कैमिस को रोकता है और उससे कहता है कि फुल ब्लड नहीं है, ये एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है और आधी नस्ल हमेशा आधी ही रहती है। लेकिन तभी ह्यूगो विकर से कहता है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो, जिस पर विकर जवाब देता है कि अगर ये आपका ऑर्डर है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। लेकिन तब भी एडोल्फ विकर के पास आता है और उससे कहता है कि सुनो बच्चे, मैं तुमसे नहीं कह रहा, लेकिन कैमस का हस्बैंड बनने के लिए सिर्फ टैलेंटेड होना ही काफी नहीं है। इसी के बाद एडोल्फ कहता है कि वैसे भी अरेंज मैरिज कोई मेरा आइडिया नहीं था, बल्कि क्लैन की तरफ से एक प्रपोजल था और मैं भी ये नहीं चाहता कि कोई इलेजिटिमेट चाइल्ड कैमस से शादी करे। अब विकर इन सब बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और जब एडोल्फ उससे पूछता है कि तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो विकर उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा, तो मैंने सुनना ही छोड़ दिया। अब विकर की ये बात सुनने के बाद एडोल्फ ह्यूगो से कहता है कि क्या मैं इस बच्चे से अकेले में बात कर सकता हूँ, जिस पर ह्यूगो जवाब देता है कि क्या एक एम्पायर का ग्रेट मैजिशियन एक बच्चे को इंटेरोगेट करना चाहता है। लेकिन एडोल्फ ह्यूगो से कहता है कि मैं ये बात मोर क्लैन का रिप्रेजेंटेटिव बन के नहीं, बल्कि एक बच्ची का अंकल बन के कर रहा हूँ। और ये बात सुनने के बाद ह्यूगो भी एडोल्फ से कहता है कि अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो ठीक है। लेकिन अगले ही सेकंड सीन शिफ्ट होता है और हम एडोल्फ और विकर को एक रिंग में देखते हैं और एडोल्फ विकर से कहता है कि मैं तुम्हें टेस्ट करने वाला हूँ, तो मुझे अपना सारा पोटेंशियल दिखाओ। अब विकर हाँ तो कर देता है, लेकिन वो मन ही मन में सोच रहा था कि अगर मैंने अपना सारा पोटेंशियल दिखा दिया तो तुम होश खो बैठोगे। लेकिन तभी एडोल्फ अपने सर पर एक पानी से भरा हुआ जार समन करता है और कहता है कि मैं जार को अपने सर पर रख के फाइट करूंगा और अगर तुम पानी का एक ड्रॉप भी इससे नीचे गिराने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो ये विक्ट्री तुम्हारी होगी। अब विकर इस बात पर सोचता है कि मुझे अपना फुल पोटेंशियल दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उतना ही करना है जिससे मैं ह्यूगो को खुश कर सकूं। और इसी के बाद विकर एडोल्फ पर एक अटैक करता है, लेकिन एडोल्फ तभी एक शील्ड समन कर लेता है और अगले ही सेकंड वो विकर पर एक पावरफुल अटैक करता है। अब विकर एडोल्फ के अटैक को डॉज करता है और उसकी शील्ड के एक स्पॉट पर बार बार अटैक करना शुरू हो जाता है और विकर इतनी बार अटैक करता है कि उसकी स्वॉर्ड भी टूटना शुरू हो गई थी। अब विकर के इन अटैक्स को देखकर एडोल्फ बोलता है कि ये चीज बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तुम एक दीवार पर अंडे फेंक कर से तोड़ना चाह रहे हो, तुम्हें मेरी शील्ड और अपने स्वॉर्ड की ड्यूरेबिलिटी को ध्यान में रखना चाहिए था। लेकिन अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि विकर की स्वॉर्ड का एक टुकड़ा टूट कर एडोल्फ के जार को लग जाता है और उसी वक्त उस जार में से पानी बहना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी विकर कहता है कि मुझे लगता है कि इतना पानी काफी है या मुझे अभी और पानी निकालना है। अब ये चीज देखकर ह्यूगो बहुत खुश हो जाता है और वो सोच रहा था कि मैंने जितना सोचा था मैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा हंटिंग डॉग रेस करूंगा। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है 7 साल बाद और हम देखते हैं बेस्करविल ट्रेनिंग फैसिलिटी को। अब यहाँ पर बहुत से हंटिंग डॉग एक जायंट बेयर के साथ फाइट करने वाले थे और तभी फाइट स्टार्ट होती है और सारे हाउंड्स एक ही बार में बेयर पर अटैक करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं बेस्करविल गाइड डॉग स्टैफर्डशायर बेस्करविल को, जो कि हाउंड्स को एक टिप देता है कि उसके मेन पार्ट्स के भूखे मत बनो, बल्कि उसकी पिछली लेग्स पर अटैक करके उसे स्लो करो, जो कि ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन हाउंड और उस बियर में एक लंबी फाइट होने के बाद हाउंड उसे मारने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और इसी के साथ वो सब एक लोअर रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट बन चुके थे और अपने फर्स्ट रैंक को रीच कर चुके थे। और तुम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये हाउंड अब यानी कि 7 साल बाद फर्स्ट रैंक को सीख पाए थे, लेकिन विकर ने 7 साल पहले ही 5th रैंक को भी सीख लिया था। और तुम इसी बात से सोच सकते हो कि विकर आगे जाकर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होने वाला है और आगे स्टोरी भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये सब देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब अगर स्टोरी की तरफ वापस आए तो तभी हम देखते हैं विकर वैन बेस्करविल को, जो कि उसी जॉइंट बेयर को अकेले मारने के बाद उसके कोप्स के ऊपर बैठा हुआ था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि विकर इन 7 सालों में लो रैंक स्वॉर्ड ग्रेजुएट से सिर्फ मिड रैंक स्वॉर्ड ग्रेजुएट तक ही पहुंच पाया था और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अपनी पिछली लाइफ के वर्जन से ज्यादा स्किल्ड तो हो चुका था, लेकिन उसकी ग्रोथ उसके प्लान के मुताबिक बहुत कम हुई थी। लेकिन तभी जॉन विकर के पास आता है और उससे कहता है कि आपको क्लैन हेड बुला रहे हैं और ऐसा लगता है कि आपकी पोस्ट भी डिसाइड हो चुकी है।
है। और इसी के बाद हम विकर को ह्यूगो के पास देखते हैं। तो विकर यहाँ पर हमें बताता है कि बेस्करविल के चाइल्ड्स 15 साल के होने के बाद दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, पहले इलाइट्स और दूसरे एक्सपेंडेबल्स। जहाँ पे एक तरफ इलाइट्स पॉलिटिक्स वगैरह सीखते हैं, वहीं पर एक्सपेंडेबल्स बैटल्स में मरते हैं और काउंटलेस बैटल्स को फेस करने के बाद एक्सपेंडेबल्स इलाइट्स की गुलामी करते हैं और इलाइट्स पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में ग्रो करते हैं। अब विकर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोच रहा था कि ह्यूगो कभी भी उसे यानी कि एक इलेजिटिमेट चाइल्ड को एक इलाइट नहीं बनने देगा, लेकिन तभी ह्यूगो विकर से कहता है कि विकर, मैं चाहता हूँ तुम एक कांग्रेसमैन बनो। अब ये बात सुन के विकर को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि एक इलेजिटिमेट चाइल्ड को एक इलाइट बना रहा है, लेकिन तभी ह्यूगो कहता है कि तुमने जो काम किए हैं वो तुम्हें दूसरे जीनियस से एक डेकेड आगे ले जाते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें इतना अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। इसी के बाद ह्यूगो कहता है कि काउंसिल और वाइस काउंसिल दोनों की पोजीशंस ओपन है, लेकिन तुम एक सिटी अंडरडॉग के वाइस काउंसिल बनोगे। और इसी के बाद ह्यूगो कहता है कि क्या तुम मेरी ऑफर को एक्सेप्ट करते हो, जिस पर विकर जवाब देता है हाँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और तभी हमें पता चलता है कि 7 साल पहले जब विकर ने एडोल्फ को एक ड्यूल में हराया था, तो तभी ह्यूगो ने उसे एक रिवॉर्ड प्रॉमिस किया था और अभी विकर वह रिवॉर्ड मांगता है जो कि ह्यूगो उसे दे भी देता है। अब इस सब के बाद हम विकर को ह्यूगो के ऑफिस के बाहर देखते हैं, जहाँ पर वो सोच रहा था कि अगर मैं अपनी इस वाइस काउंसिल की अथॉरिटी को अच्छे से यूज करता हूँ तो मैं अपनी स्किल्स को और ज्यादा सेफली बढ़ा सकता हूँ। लेकिन तभी विकर सोचता है कि मुझे अपने काम की कोई परवाह नहीं है और ये मेरी मेमोरीज को भी नहीं मिटा सकता, और मुझे अभी भी याद है कि आपकी बॉडी से सर कटने की फीलिंग क्या होती है, और मैं ये सेम फीलिंग तुम्हें एक्सपीरियंस करवा के रहूंगा। ह्यूगो ले बेस्करविल। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं जानता हूँ मेरा वॉइस ओवर खराब था क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब थी, और हाँ मैं स्टूडेंट हूँ इसीलिए मैं अपनी वीडियोस को कंटिन्यूअसली अपलोड नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं अपने आप को पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।